नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत है आर्को भावनाशाई। ये जो टॉपिक है ये कई जगह हमारे सामने आता है। फलादेश करते समय भी हमारा ये कंफ्यूजन रहता है कि इसका उपयोग किया जाए या ना किया जाए। तो पहले इस सूत्र को समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें ऐसा बोला गया है कि कारक ग्रह जिस भाव में स्थित होता है और यदि वो उसका कारक है तो उस भाव का नाश करता है या उस भाव के फल में कमी कर देती है। अब इसमें भी मतांतर है। बृहद पाराशर होराशास्त्र बोल दीजिए, जैमिनी बोल दीजिए, तो इसमें तो इस तरीके का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। काफी सारे उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अन्य जो ग्रंथ है उसमें भी शास्त्रज्ञों का अपना अपना मत है। जैसे यह कहा गया है कि यदि जो कारक ग्रह है और भावेश मतलब भाव का स्वामी, इन दोनों में यदि शत्रुता है तो उस फल का नाश करेगा। उत्तर कालामृत में भी इसी तरीके की कुछ बात कही गई है। कई जगह जातक तत्व में इस तरीके से कहा गया है कि भाव, भावेश और कारक इन तीनों तीनों ही यदि बलवान है तो भाव का शुभ फल देंगे। दो बलवान है तो फल में कुछ कमी आ जाएगी, मीन्स 50% फल देंगे, और यदि एक ही बलवान है तो भाव का फल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। कुछ ग्रंथों में इस तरीके से बोला गया है कि यदि कारक ग्रह के ऊपर मतलब कारक जिस भाव में है और जिसका वह कारक है, मान लीजिए कि आप चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं, उसका कारक हो गया चंद्रमा, यदि वो वहीं स्थित है और यदि वो पाप कर्तरी में है, उसके ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि किसी अशुभ ग्रह के साथ उसका युति संबंध आदि बन रहा है, तो उस कारक ग्रह की वजह से उस भाव के फल में कमी आ जाएगी, या कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि भाव का फल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कई मतांतर हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें एक हमारा जो माइंड है वो कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है कि ये जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत तो है और अलग अलग शास्त्रज्ञों का अलग अलग मत है, तो कुछ इसमें तथ्य होगा ही, पूर्ण रूप से तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि यह सिद्धांत किस तरीके से लागू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कुंडली के 12 भाव है, उन भावों के कारक जो है वो निश्चित होते हैं। जैसे यदि हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर भी आपके दिया हुआ है कि पहले भाव का सूर्य है, दूसरे का गुरु हो गया, तीसरे का मंगल, चौथे का चंद्र बुध लिया गया है, पांचवे का गुरु, छठवें का शनि मंगल है, सातवें भाव का शुक्र है, अष्टम में शनि देखा जाता है, नववे में सूर्य, और 10वें के कई कारक लिए गए हैं, सूर्य, बुध, गुरु, शनि। एकादश भाव का फिर से गुरु आ जाता है, और फिर से यदि हम द्वादश भाव या 12th हाउस का देखते हैं तो शनि आ जाता है। तो ये कारक तो हमारे निश्चित है। अब अगली चीज क्या होगी, अभी तक जो हमने फलादेश करते समय जो नियम पढ़े हैं, जो बेसिक समझा है, उसमें हमने यही बताया है कि कोई भी भाव जो होता है यदि वह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, या भाव का स्वामी अशुभ पोजीशन में चला जाए, या वह एप्लीकेट हो जाता है, तो भाव का फल हमें उस तरीके से नहीं देगा जितना कि वह शुभ स्थिति में होने पर दे सकता है। इसी तरीके से हमें तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, उस भाव के कारक ग्रह का बल। मतलब क्या हो गया, मतलब यह हो गया कि भाव का रिजल्ट लेते समय हमें भाव मतलब भाव में स्थित राशि, उस पे पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव, भावेश की स्थिति और कारक ग्रह की स्थिति, जब हम तीनों को समअप करते हैं और हमें समझ में आता है कि ये जो भाव है वो हमें 100% रिजल्ट देगा, 75 देगा, 50 देगा, 25 देगा, या और भी कम देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है। तो अब हम देर नहीं करते हैं, कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। ये उदाहरण कुंडली आपके सामने है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली है। 2 अक्टूबर 1904 इनका बर्थ ईयर रहा है, टाइम 11:42 है, वाराणसी का इनका जन्म है। यदि हम आते हैं लग्न कुंडली के ऊपर, तो आप देखेंगे धनु लग्न की पत्रिका है, 2 डिग्री का लग्न है, और लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश जो है वो बैठ रहा है त्रिकोण में और अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। एक चीज, सेकंड में आप देखेंगे सेकंड हाउस में शनि भी स्वराशि का बैठा हुआ है। ठीक है, वक्री भी हो रहा है।
यदि हम और देखते हैं तो सूर्य की स्थिति, सूर्य भी मित्र राशि में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति भी 10th हाउस में है और 10th हाउस में वह अच्छा ही रिजल्ट देगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं शुक्र की स्थिति, तो शुक्र भी स्व राशि में है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। मंगल और बुध यदि हम देख रहे हैं तो मंगल जो है ये भी मित्र के घर में, और बुध जो है ये भी मित्र के घर में है, लेकिन राहु इनके साथ बैठा हुआ है और केतु इनके सामने है 3rd हाउस में। ठीक है, और चंद्र यदि हम देख लेते हैं तो चंद्र 7th हाउस में है। ठीक है, तो चंद्र भी वैसे तो शत्रु राशि में स्थित है, लेकिन पोजीशन उसको अच्छी मिली है, केंद्र में बैठा हुआ है। ओके, अब हम ये जो कारको भावनाशाय है इसका सूत्र लगा के देखते हैं। तो यदि हम पंचम भाव पे देखें तो पंचम भाव का कारक होता है गुरु, और गुरु यहाँ पंचम भाव में ही स्थित है। तो अब ये जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं उस हिसाब से इनके संतान की हानि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनके 2 पुत्र थे। तो अब देखते हैं कुंडली को एनालिसिस करके कि यह प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं लागू हुआ। तो देखिए, यदि हम इस भावेश की स्थिति देखते हैं मंगल की, तो वह जो है वो अपने से पंचम बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है। ठीक है, इसके बाद ये जो गुरु है ये लग्नेश बन के स्थित है, और गुरु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ रही है। ठीक, तो इस वजह से यदि हम देखेंगे तो ये जो कारक भाव आश्रय प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जिस भाव में स्थित है पंचम में, जहाँ का वो कारक है, तो वहां पर जो भावेश है उसकी स्थिति अच्छी है ना, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि संतान का कारक है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल यहाँ पर लागू नहीं होगा। बाकी दृष्टि यदि हम देख लेते हैं तो देखिए, और कोई दृष्टि आ रही है क्या इसके ऊपर? हाँ, एक शुक्र की दृष्टि आ रही है। शुक्र यहाँ पे अपने हाउस में बैठा हुआ, सॉरी अपनी राशि में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है, वह भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, और कोई दृष्टियां इस हाउस के ऊपर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आइए एक और उदाहरण कुंडली आपके सामने स्थित है। इसमें आप देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा वहीं पर स्थित है। अच्छी बात है। इसके बाद यदि हम बाकी ग्रहों की पोजीशन भी देख लेते हैं तो शनि जो है ये 2nd हाउस में है, मंगल जो बैठा हुआ है ये शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और 3rd हाउस का ही कारक बनता है। अब बाकी ग्रहों को भी देखते हैं तो 4th हाउस में यदि हम जा रहे हैं तो वहां पे शुक्र स्व क्षेत्रीय बैठा हुआ है और अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है। यदि हम 5th हाउस के बाद देखते हैं तो 5th हाउस में सूर्य ये भी मित्र के घर में है। जुपिटर केतु जो है ये 6th हाउस में है, और जुपिटर जो है ये स्व राशि का बैठा हुआ है। ठीक है, और ये राहु जो है इसके सामने 12th हाउस में है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3rd हाउस को। 3rd हाउस का कारक होता है मंगल, हम सभी जानते हैं, और ये इस कुंडली में वहीं पे स्थित है। इसके बाद यदि हम इसके भावेश की स्थिति देखते हैं तो भावेश जो है ऐसे तो मित्र के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन हम देखेंगे भावेश को तो ये मंगल और सूर्य ये 2 ग्रहों के, अशुभ ग्रहों के इसमें है, मतलब एक पाप कर्तरी में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम शनि की दृष्टि देखते हैं तो शनि की ये दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 3rd हाउस के लॉर्ड बुध के ऊपर। ठीक, और कोई दृष्टियां इसके ऊपर पड़ रही है क्या, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे और कोई दृष्टियां नहीं दिख रही है, यदि हम 3rd हाउस की बात करते हैं। तो अब इस कुंडली में इस व्यक्ति के भाई नहीं होने चाहिए, और ऐसा हुआ भी है, इनके भाई नहीं थे, इनकी 2 बहनें ही थी। ठीक है, यह जो कुंडली है यह भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है, और हम सभी जानते हैं कि उनका कोई भाई नहीं था। तो यहाँ पे देखिए कारको भावनाशाय प्रिंसिपल लागू हुआ है, लेकिन कैसे लागू हुआ है कि जब उस भावेश के ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव आया है, भावेश जो है वो खुद पाप कर्तरी में बैठा हुआ है, तब सिर्फ मंगल यहाँ स्थित है, उसको देखकर हम इस रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इस उदाहरण कुंडली को हम देखेंगे तो ये धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न में शनि बैठा हुआ है। लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश 6th हाउस में गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं राहु केतु एक्सिस में आ रहा है 5th हाउस और 11th हाउस। उसके बाद चंद्र जो है स्व क्षेत्रीय बैठा है, एक मित्र और एक शत्रु के साथ बैठा है 8th हाउस में। इसके अलावा यदि हम देखेंगे शुक्र को,
तो शुक्र जो है जो 7th हाउस में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वह विवाह का भी कारक होता है और 7th हाउस का कारक भी न होता है। विवाह का कारक ये मेल कैंडिडेट्स के लिए माना जाता है। अब देखा जाए तो इस शुक्र के ऊपर एक अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है शनि की, लेकिन शनि उसका मित्र है। उसके बाद शुक्र जिस हाउस में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है, वो उसके मित्र की राशि है। इसके बाद क्या कोई और दृष्टियां इसके ऊपर पड़ रही है, तो उसे हम चेक करेंगे तो नहीं पड़ रही है। ठीक है। इसके बाद यदि इस कुंडली के ऊपर देखा जाए तो होना ये चाहिए था कि इस व्यक्ति की शादियां होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है विभाव का कारक है 7th हाउस का, तो उसने उस भाव का फल नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस व्यक्ति की 4 शादियां हुई और एक जो अभिनेत्री थी उनके साथ उसकी 2 बार शादियां हुई थी। अब शादियां क्यों नहीं चली या क्यों उनकी 4 शादियां हुई है, ये सब एक अलग कारण हो गए। लेकिन यदि हम देख रहे हैं शुक्र की स्थिति 7th हाउस में होने के बाद भी उसने कारक भावनाश्रय प्रिंसिपल यहाँ पर लागू नहीं हुआ। और यह जो कुंडली है पूर्व अभिनेता और गायक किशोर कुमार जी की, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 4 टाइम्स मैरिज की थी। उसमें 2 बार मैरिज उन्होंने एक ही अभिनेत्री लीना चंदावरकर जी के साथ की थी। तो यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्ट लागू। एक उदाहरण कुंडली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कन्या लग्न की एक कुंडली है। लग्नेश जो है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। लग्न के दोनों तरफ ग्रह दिख रहे हैं। एक तरफ शुक्र और सूर्य बैठे हैं। सूर्य नीच का हो रहा है, लेकिन स्वक्षेत्री शुक्र इस का नीच भंग कर रहा है। उसके बाद दूसरी जगह यदि हम देखते हैं 12th हाउस में, तो राहु शनि और गुरु बैठे हुए हैं। और गुरु की स्थिति हम यदि डिग्री वाइज भी देख लेते हैं, तो गुरु जो है ये 11 डिग्री का है और शनि 29 का है, और राहु भी 11 डिग्री का है। तो गुरु जो है वो राहु से ज्यादा क्लोज्ड है, तो गुरु यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी ग्रहों की स्थिति। तो मंगल यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ है लाभ भाव में, जो कि बन रहा है हमारा 3rd हाउस का लॉर्ड, और इसके अलावा 8th हाउस का लॉर्ड। ठीक है। अब चंद्र की पोजीशन देखते हैं। तो चंद्र जो है यह बैठे हैं धनु राशि के अंदर, और इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु और राहु की। चंद्र ये 4th हाउस का कारक भी बनता है और चंद्र माता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो कारको भाव नाशाय, ये जो सिद्धांत हम समझ रहे हैं, उस हिसाब से भी हम देखते हैं तो इस व्यक्ति को अपनी माता का सुख नहीं मिलना चाहिए। या यूं कहे कि इनकी माता जो है उनकी जो स्थिति है वह कैसी होगी, यह भी हम इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। तो यदि हम पूर्ण रूप से चार्ट का एनालिसिस करते तो आप पाओगे कि यहाँ पे 4th हाउस का जो लॉर्ड है वह बैठा है 12th में। ठीक है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से दूर रहना पड़ेगा, एक चीज। उसके बाद जो लग्नेश है वो भी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति हमेशा यात्राएं करता रहेगा। ओके। उसके बाद बुध की स्थिति जो कि लग्नेश बन रहा है, यदि हम उसको देखते हैं तो बुध यहाँ गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और गुरु जो है यहाँ पे 12th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब ये हो गया कि निश्चित रूप से व्यक्ति को घर से दूर तो रहना पड़ेगा। ठीक। चंद्र के ऊपर एक अशुभ और एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से व्यक्ति को माता का सुख मिला। मतलब इनकी माता है, आज भी है, और परमात्मा कहे कि उनकी उम्र और भी लंबी रहे। लेकिन इन्हें 17-18 साल की उम्र से अपनी माता से दूर रहना पड़ा, एजुकेशन के लिए, फिर जॉब के लिए, और उसके बाद ये विदेश चले गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस चार्ट से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि इस कारक ने इस भाव का पूर्ण रूप से फल नहीं दिया, उसके फल में कमी लाई। ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चंद्र यहाँ का कारक होने के बाद, वहां स्थित होने के बाद उसने इस भाव के फल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हो। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ भाव में स्थित कारक को देख के इस रिजल्ट पे मत पहुंचिए कि उस भाव का फल मिलना बंद हो जाएगा। आप चार्ट की बाकी चीजों को भी देखने की आपको जरूरत होगी। इसके बाद यदि हम इस चार्ट को और
देखते हैं तो चंद्र जो है उसका नक्षत्र यदि हम देखें धनु राशि का है तो मुख्य रूप से शायद ये केतु, हाँ केतु के नक्षत्र में आ रहा है और केतु को हम देख रहे हैं 6th हाउस में बैठा हुआ। ठीक है, तो यह जरूर है कि इस व्यक्ति की माता की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलफुल रही थी, इन्हें हेल्थ से जुड़े हुए कुछ ना कुछ परेशानियां रही है और अभी भी चल रही है। तो कुंडली में कारक भाव नाशाय यह प्रिंसिपल एज इट इज लागू नहीं करना है, सब चीजों को उस देखने के बाद ही हम इस डिसीजन पर पहुंचना चाहिए कि उस भाव का फल में कमी हुई है या उस भाव का फल पूर्ण रूप से नष्ट हुआ। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह उस भाव में स्थित होता है जिसका वह कारक है, यदि वो स्वराशि में है, मित्र राशि में स्थित है, शुभ दृष्ट है, तो उस भाव के फल की वृद्धि ही करे। जैसे 3rd हाउस में यदि मंगल है अपने राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु शुक्र आदि की उस पर पड़ रही है तो जातक का भाई अवश्य होगा। लेकिन इसका उल्टा यदि भाव में कारक ग्रह जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, उसके अशुभ ग्रहों के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो उसके भाव के फल में कमी आएगी, जो कि एक फलित का बेसिक प्रिंसिपल जो है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए जब हम इस कारको भावनाशायी सूत्र को कुंडलियों के ऊपर लागू करते हैं। तो उम्मीद है कि इन उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से आपको यह प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे कई उदाहरण कुंडली आपको मिल जाएगी जिसमें कारक उसी भाव में स्थित होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलते हैं। और ऐसा भी होता है कि कारक ग्रह के वहां स्थित होने के बाद रिजल्ट्स में कमी देखी गई है या रिजल्ट जीरो भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कुंडली के बाकी ग्रह जो है उनका उस भाव भावेश और कारक के साथ क्या संबंध बनता है। तो उम्मीद है कि अभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो